नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पे। आज हम बच्चों यहाँ पे 12th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा था, इस सेकंड चैप्टर का आज आप पार्ट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, इस पार्ट नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे आपकी कि बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है। ठीक है, का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो कृषि के क्षेत्र में इस बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एक आपकी बीटी कपास बनेगी। क्या बनेगी? आपके बीटी कपास, जिसे हम बीटी कॉटन भी कह सकते हैं। ठीक है, बीटी कपास बनेगी। अब बीटी कपास में है क्या, हमें ये ध्यान देना है। तो बीटी कपास में आपको पता होना चाहिए कि बी का मतलब हो जाएगा बेसिलस। बी का मतलब बेसिलस। टी का मतलब हो जाएगा थुरेंजिएसिस। ठीक है, टी का मतलब हो जाएगा आपका थुरिंजिएसिस। टी का मतलब हो जाएगा थुरेंजिएसिस। ये है आपके बीटी का यहाँ पे पूरा नाम। ठीक है, बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बेसिलस और इस टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे थुरेंजिएसिस हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं इसमें बीटी में, आपके इसमें बीटी कपास में, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे बेसिलस थुरेंजिस है क्या। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिलस थुरेंजिस एक प्रकार का यहाँ पे जीवाणु है। यह है कि आपके एक प्रकार का जीवाणु। अब ये जीवाणु क्या कार्य करता है, तो जीवाणु से एक आपके कीटनाशी प्रोटीन बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? आपके कीटनाशी प्रोटीन। इससे एक तैयार की गई प्रोटीन। ठीक है, और उस प्रोटीन का नाम था यहाँ पे क्राई प्रोटीन। क्या नाम था यहाँ पे? क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन, ये नाम था क्राई प्रोटीन। तो बेसिलस थुरेंजिस नामक जीवाणु से एक कीटनाशी प्रोटीन अलग की गई और उस प्रोटीन का नाम क्या था? आपके क्राई प्रोटीन था। ठीक है, अब देखो, इस क्राई प्रोटीन का जो जीन था, इस जीन को कपास में डाला गया। किस में डाला गया? आपके कपास में डाला गया। ठीक है, अब कपास में डालकर आपके जो कपास तैयार की गई, और वो कपास थी आपके बीटी कपास। कौन सी कपास थी? बीटी कपास या बीटी कॉटन कह सकते हैं। अब ये बीटी कपास या बीटी कॉटन क्यों तैयार की गई? क्योंकि जैसे इसको एक कोई भी कीट खाता है, एक कीट है, उसके लिए ये स्पेशल तैयार की गई और इसका नाम है पिंक बॉल वर्म, गुलाबी सड़न कीट। पिंक बॉल वर्म, ये गुलाबी सड़न कीट को, जैसे यहाँ पे गुलाबी सड़न कीट इस कपास को खाता, बीटी कपास को, तो ये कपास नष्ट ना होकर ये आपका पिंक बॉल वर्म जो आपके यहाँ पे कीट है, ये कीट खुद क्या हो जाता? नष्ट हो जाता और ये कीट मर जाता, और जिससे हमें इस कपास के द्वारा ज़्यादा उत्पादन मिलता। तो आई बात समझ में यहाँ पे कि बीटी कॉटन क्यों तैयार की गई? क्योंकि ये पिंक बॉलवर्म क्या करता है? कपास को खाता तो कपास नष्ट हो जाती। लेकिन हमने क्या किया कि एक बेसिलस थुरेंजिस नामक जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु से एक हमने कीटनाशी प्रोटीन अलग किया, और वो प्रोटीन कौन सा होता है? क्राई प्रोटीन। और इस क्राई प्रोटीन के जीन को हमने कपास में ट्रांसफर कर दिया, और जिसके द्वारा बीटी कपास तैयार की गई। अब बीटी कपास को जैसे पिंक बॉलवर्म खाता, तो यहाँ पे ये कीट नष्ट हो जाता, लेकिन कपास नष्ट नहीं होती, और हमें इस कपास के द्वारा ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता। तो ये था यहाँ पे बीटी कपास फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना आपको, फ्लेवर सेवर टमाटर। क्या यहाँ पे? फ्लेवर सेवर टमाटर, ये यहाँ पे सेव टमाटर नहीं है। ठीक है, फ्लेवर सेवर टमाटर है पूरा। आप सेव टमाटर मत समझ लेना कि सेव टमाटर की सब्जी हो जाएगी, ये सेव टमाटर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यह एक ट्रांसजेनिक मक्का है। ये यहाँ पे क्या आपके एक यह ट्रांसजेनिक मक्का है। क्या यहाँ पे? ट्रांसजेनिक मक्का। अब ट्रांसजेनिक मक्का का मतलब जीन स्थानांतरण किया गया इसमें। अब कौन सा जीन डाला गया, क्या जीन डाला गया, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो टमाटर होता है, इस टमाटर को हम अधिक समय तक संग्रहित यहाँ पे नहीं कर सकते। अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि टमाटर को अधिक समय तक संग्रहित करेंगे तो टमाटर की बाहर वाली भित्ति नष्ट हो जाएगी, और टमाटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे इसका संग्रहण समय बढ़ाने के लिए इसकी झिल्ली होती है, जो टमाटर की झिल्ली होती है, जैसे कि यहाँ पे टमाटर है, इस टमाटर की जो बाहर वाली झिल्ली है, ठीक है, तो इस झिल्ली को जो नष्ट करने वाला एंजाइम था, और उस एंजाइम का यहाँ पे नाम है आपका पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज। क्या नाम है यहाँ पे? एंजाइम का नाम है पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। ये एंजाइम था। ये एंजाइम क्या करता है? इस झिल्ली को गला देता था। ठीक है, इस झिल्ली को क्या करता है? टमाटर की बाहर वाली झिल्ली को गला देता था। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, एंजाइम जो
पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज की मात्रा, इसकी मात्रा पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज की मात्रा एंटीसेंस आरएनए तकनीक के द्वारा कम कर दी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने क्या कर दी, इसकी मात्रा कम कर दी। किसकी? पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इस झिल्ली को गला देता, लेकिन हमने इसकी मात्रा ही कम कर दी, पीछे से इसकी टांग पकड़ ली, तो अब ये कार्य नहीं कर सकता। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, टमाटर को अधिक समय तक यहाँ पे संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या थी आपके फ्लेवर सेवर टमाटर, जिसमें हम टमाटर को अधिक समय तक संग्रहित कर सकते हैं। और ये आपके एक सॉरी, इसमें ये ट्रांसजेनिक की मक्का कहाँ पे आ गया है ना, ये नहीं होगा इसमें ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फ्लेवर सेवर टमाटर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम ध्यान में रखना है यहाँ पे ट्रांसजेनिक मक्का, इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे, अब है यहाँ पे ट्रांसजेनिक मक्का। क्या यहाँ पे ये आपके ट्रांसजेनिक मक्का, ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक मक्का है क्या, इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना, इस ट्रांसजेनिक मक्का में लाइसिन नामक एमिनो अम्लों की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को मक्का में स्थानांतरित कर दिया। मतलब जो मक्का था, इस मक्का में यहाँ पे क्या किया गया, आपके प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएगी। किसकी मात्रा बढ़ाएगी? आपके प्रोटीन की मात्रा। किसके द्वारा? लाइसिन नामक एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल होते हैं 20 प्रकार के, उसमें से एक आपके लाइसिन होता है। ठीक है, लाइसिन एमिनो अम्ल, लाइसिन एमिनो अम्ल, इसकी मात्रा क्या की गई, आपकी जीन में बढ़ाएगी। मतलब मक्का में इसकी मात्रा बढ़ाएगी यहाँ पे लाइसिन एमिनो अम्ल की। तो एमिनो अम्ल की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को, और जो लाइसिन की मात्रा बढ़ाने वाला जो जीन था वो आपके इस मक्का में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, और मक्का में ट्रांसफ़र करके आपके ट्रांसजेनिक मक्का तैयार की गई। क्या तैयार की गई यहाँ पे? ट्रांसजेनिक मक्का तैयार की गई। ठीक है, ये थी यहाँ पे ट्रांसजेनिक मक्का के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। किसका? खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण, प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। अब ये है क्या यहाँ पे, खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। तो इसमें ध्यान रखना कि खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का मतलब है कि जो खरपतवार होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे पास में ये कोई भी आपकी फसल उग रही है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे कोई भी मान लो खेत में आपके ये फसल उग रही है, लेकिन इस फसल के साथ में क्या होता है, कई बार आपके खरपतवार उग जाते हैं। ये तो आपके फसल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी अलग कलर से यहाँ पे खरपतवार दर्शा देता हूँ। ये हम यहाँ पे फसल बोई है। अब क्या होता है, इस फसल के साथ में कई बार क्या होता है, आपके यहाँ पे खरपतवार उग जाता है। आपको पता हो तो छोटा छोटा घास उग जाता है ना। ये क्या करते हैं, आपके खरपतवार इस जो फसल होती है, इस फसल को यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है, कि जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनके अवरुद्ध, यहाँ पे अवरुद्ध पैदा करता है। इसके अलावा पौधों की वृद्धि को भी अवरुद्ध करता है। ये तो क्या आपके खरपतवार, क्या यहाँ पे ये आपके खरपतवार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, आपके पौधों के अवरुद्ध क्या करता है, यहाँ पे प्रभावित करता है। मतलब फसल पर क्या करेगा, यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। फसल पर क्या होगा, आपके बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो हमने ऐसा यहाँ पे ऐसी फसल तैयार की कि जो आपके खरपतवारनाशी हो, कि खरपतवार को ही नष्ट कर दे। जैसे ही पास में हुआ तो वो क्या करेगा, खरपतवार को नष्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, वो क्या करेगा, आपके खरपतवार को नष्ट कर देगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया, उसे खरपतवारनाशी कहा गया। ठीक है, अब खरपतवारनाशी में कौन कौन सी यहाँ पे देखो फसलें हैं, उनका हमें यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि ग्लाइकोफोसेट, यहाँ पे ग्लाइफोसेट, ठीक है, प्रतिरोधकता जो आपके तंबाकू एवं टमाटर में है। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट ये हो जाएगी तंबाकू एवं टमाटर, तंबाकू एवं टमाटर, तंबाकू एवं टमाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फास्फोथ्राइसिन। ठीक है, फास्फो या फाइफोथ्राइसिन, थ्राइसिन, ये यहाँ पे क्या है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें फास्फोथ्राइसिन में प्रतिरोधकता ये आपके तंबाकू की है किस्म। मतलब ये किस्में हैं आपके कि जो आपके क्या करते हैं कि खरपतवारनाशी की, अगर इनके साथ में खरपतवार उग भी गया तो ये खरपतवार को अपने आप ही क्या कर देंगे, यहाँ पे नष्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि टमाटर, चुकंदर और सरसों की जो किस्में हैं, किस किस की, टमाटर, चुकंदर और सरसों, इसकी जो किस्म होगी यहाँ पे वो हो जाएगी यहाँ पे इमिडेजोलिन्स, इमिडेजोलिन्स प्रतिरोधकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे खरपतवारनाशी में। ठीक है,
फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नरबंदीय पादपों की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति करेंगे हम? नरबंदीय पादपों की प्राप्ति। अब ये है क्या यहाँ पे नरबंदीय पादपों की प्राप्ति? नरबंदीय पादपों की प्राप्ति, नरबंदीय पादपों की प्राप्ति, ठीक है। अब देखो नरबंदीय पादपों की प्राप्ति में आपको क्या याद रखना है और ये है क्या? तो ध्यान रखना है एक जीवाणु होता है, एक जीवाणु का नाम है और वो जीवाणु का नाम आपको याद रखना है बेसिलस। जीवाणु का नाम है बेसिलस। और नेक्स्ट यहाँ पे एमाइलो लिक्विफेशंस, एमाइलो लिक्विफेशंस, लिक्विफेशंस, ये है आपके एक जीवाणु का नाम, ठीक है। इसमें एक जीन पाया जाता है और इस जीन का नाम है आपके बार्नेज जीन। क्या नाम है इसमें? बार्नेज जीन, ठीक है। इसमें जो जीन पाया जाता है उस जीन का नाम क्या है यहाँ पे? बार्नेज जीन। इस बार्नेज जीन को तंबाकू व तोरिया के पौधे में निवेशित कराया गया, ठीक है। इसको ट्रांसफर किस में किया गया? आपके एक तो तंबाकू और एक जो तोरिया के बीज होते हैं उसमें इनको ट्रांसफर किया गया, ठीक है। क्या किया गया? इनको ट्रांसफर करके इनमें नरबंदीयता उत्पन्न की गई। क्या उत्पन्न की गई? इनमें नरबंदीयता उत्पन्न की गई, नरबंदीयता उत्पन्न की गई, नरबंदीयता यहाँ पे उत्पन्न की गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु का नाम था बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशंस। इसमें एक जीन पाया जाता है बार्ने जीन, और ये क्या करता है आपके तंबाकू, इस बार्ने जीन को आपके तंबाकू और इसके अलावा जो आपके तंबाकू और तोरिया में ट्रांसफर किया गया, जिससे यहाँ पे नरबंदीयता इसमें उत्पन्न की जाती है, ठीक है। क्या उत्पन्न की जाती है? नरबंदीयता उत्पन्न की जाती है। और नरबंदीयता उत्पन्न हम करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? संकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे था आपकी नरबंदीयता पादपों की प्राप्ति। नेक्स्ट है, अगर पादपों में आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो रहा है तो पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाने में भी क्या होता है? आपके बायोटेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपकी। तो पौधों में N2 या फिर हम इसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए, स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि पौधों में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ाना है आपको तो एक जीवाणु है उसका ध्यान रखना। यहाँ पे नाम राइजोबियम मेलिलोटी, ठीक है। क्या नाम है इसका? राइजोबियम मेलिलोटी, ये है उसका नाम, ठीक है। राइजोबियम मेलिलोटी। और इसके आपके एक जीन अलग किया गया, वो जीन था आपका निफ जीन। कौन सा जीन था? आपके निफ जीन था, ठीक है। और ये निफ जीन क्या होता है? आपके N2 स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? आपके N2 स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की सहायता से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की सहायता से, ठीक है। किस में आपके डाला गया? ये ध्यान में रखना, ये आपके वाहक के एक प्रकार का, आपको पता हो तो हमने वाहक पढ़े थे पादपों में जीन स्थानांतरण करने वाले। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की सहायता से इसमें गेहूं और चावल में इसको ट्रांसफ़र किया गया। किस में ट्रांसफ़र किया गया? आपके गेहूं व चावल में ट्रांसफ़र किया गया। और इसमें गेहूं और चावल में इसको ट्रांसफ़र करके इसमें N2 स्थिरीकरण की क्षमता को बढ़ाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो राइजोबियम मेलिलोटी यहाँ पे जीवाणु है, इसमें आपके निफ जीन पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसको हमें इसमें ट्रांसफ़र करवाना है गेहूं और चावल में, तो हम एक वाहक का प्रयोग करेंगे और वो वाहक यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की सहायता से गेहूं और चावल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे यहाँ पे इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक हमने यहाँ पे ध्यान रखना आपको बीटी कॉटन के बारे में। बी का मतलब बेसिलस, टी का मतलब थुरेंजियसिस और कॉटन मतलब हो जाएगा आपका कपास, ठीक है। तो ये जीवाणु है और इस जीवाणु से एक कीटनाशी प्रोटीन अलग किया गया और वो था यहाँ पे क्राइब प्रोटीन, जिसे हम, ये आपके एक प्रकार का जीन है और इसके जीन को ट्रांसफ़र किया गया आपकी कपास में और उसके द्वारा बीटी कपास तैयार की गई। अब क्या होता है? गुलाबी सड़न कीट इसको कपास को खाता है तो कपास नष्ट हो जाती है, लेकिन हमने एक बीटी कपास तैयार की गई है, तो जो पिंक बॉलवर्म आपकी कीट अगर इसको खाएगा कपास को तो कपास नष्ट ना होकर ये आपके कीट नष्ट हो जाएगा और जिससे हमें कपास का उपज अधिक
प्राप्त होगा। ठीक है, फ्लेवर सेवा टमाटर ट्रांसजेनिक मक्का के बारे में, खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पादप ऊतक संवर्धन। क्या है नेक्स्ट आपके पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। देखो पादप ऊतक संवर्धन का मतलब क्या है कि पादपों के कोई भी छोटे से भाग होते हैं उनको हम लेते हैं। ये मान लो हमारे पास कोई भी पादप है, ठीक है, ये है हमारे पास पादप। तो इस पादप में ध्यान रखना हमारे पास कि कोई भी एक छोटा सा भाग लेंगे, ये पादप है। अब मान लो हमने पादप का कोई भी छोटा सा भाग लेकर हमने इसका कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धन किया। किस पे संवर्धन किया? कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धन, मतलब अपने स्तर पर क्या क्या इसका कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धन किया है, और हम इसकी ऐसा का ऐसा एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा का ऐसा यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। और नया पौधा तैयार करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही नया पौधा तैयार होता है तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है आपका पादप ऊतक संवर्धन, कि हमने पादप की कोई भी कोशिकाओं को लेकर के या ऊतकों के समूह को लेकर के हमने अलग किया और अपने कृत्रिम पोष माध्यम पर क्या करवाया, उनका संवर्धन करवाया, वही क्या कहलाता है आपका पादप ऊतक संवर्धन कहलाता है। तो पादप ऊतक संवर्धन का तात्पर्य कब कि पादप की जो कोशिकाएं होता है उनकी कृत्रिम पोष माध्यम पर क्या करवाना, संवर्धन करवाना, क्या कहलाता है आपका पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब इस प्लांट टिश्यू कल्चर में कुछ शब्दावली काम में आती है, उस शब्दावली को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी शब्दावली काम में ली जाती है, मतलब कुछ शब्द है उन शब्दों को यहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे शब्द आता है आपका कृतोतक, एक शब्द आता है कृतोतक, और इस कृतोतक को यहाँ पे नाम दिया जाता है आपका एक्स प्लांट। क्या नाम दिया जाता है आपके? एक्स प्लांट। ये भी आपको ध्यान में रखना कि एक्स प्लांट भी कह सकते हैं, तो एग्जाम में आपको एक्स प्लांट भी दे सकते हैं कृतोतक की जगह। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस जड़ को वाला भाग था इसको काटा, तो काटने पर मैंने इसका कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धन कराया और एक नया पादप तैयार किया। तो पादप के जिस भाग का कृत्रिम पोष माध्यम पर संवर्धन करते हैं या उपयोग लिए जाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कृतोतक कहते हैं। ठीक है, कि पादप ऊतक संवर्धन में इसमें इसकी परिभाषा हो जाएगी, पादप ऊतक संवर्धन में, पादप ऊतक संवर्धन में उपयोग लिए जाने वाले भागों को कृतोतक कहा जाता है। ठीक है, कि कृत्रिम पोष माध्यम में जो हम भाग काम में लेंगे पादप का, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? कृतोतक कहलाएगा। आई बात समझ में यहाँ पे? अब नेक्स्ट बात आती है कृतोतक के बाद में कैलस की। कैलस क्या होता है? कैलस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो संवर्धन आरंभ करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना कि पोष माध्यम पर कृतोतक से प्राप्त असंगठित अविभेदित कोशिकाओं के समूह को, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जड़ प्राप्त की है, तो जड़ में क्या होगा? कोशिकाओं का समूह। तो असंगठित जो कोशिकाओं का समूह होगा, कोशिकाओं का समूह, असंगठित कोशिकाओं का समूह यहाँ पे क्या कहलाता है आपका? कैलस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कैलस कहलाता है। तो फर्स्ट नंबर कृतोतक, सेकंड नंबर हो गया हमारा कैलस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर बात करनी है यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट। किसके बारे में बात करनी है? प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट में ध्यान में रखना यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली युक्त लेकिन कोशिका भित्ति रहित। ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त, कोशिका झिल्ली युक्त लेकिन कोशिका भित्ति रहित, पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। देखो बात क्या है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली तो होगी लेकिन कोशिका भित्ति रहित जो आपकी पादप कोशिका होगी, जिसमें आपकी पादप जो कोशिका भित्ति होगी वो नहीं पाई जाएगी, वो क्या कहलाएगी यहाँ पे? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अब हमने इसको कृत्रिम पोष माध्यम पर इसको उगाया है इस पादप को, तो ध्यान में रखना, अब इसको यहाँ पे हमने उगाया लेकिन कुछ समय बाद में क्या करेंगे, हम इस पादप को किसी दूसरे संवर्धन माध्यम में क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इस दूसरे माध्यम में यहाँ पे आपके ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो माध्यम होगा दूसरा माध्यम, ये जो माध्यम कहलाएगा यहाँ पे उप संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाते हैं यहाँ पे? उप संवर्धन। तो उप संवर्धन की परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि कुछ अवधि के बाद पुराने पोष माध्यम, ये पुराना हो गया, पुराने पोष माध्यम से
नए पोषक माध्यम पर स्थानांतरण किया जाता है। मतलब स्थानांतरण करना जरूरी होता है क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको नए पोषक माध्यम पर यहाँ पे स्थानांतरित किया जाता है। तो स्थानांतरण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, उपसंवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, उपसंवर्धन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे उपसंवर्धन के बाद में हमारा जो 5 नंबर है वो 5 नंबर हो जाएगा भ्रूण संवर्धन। क्या हो जाएगा, भ्रूण संवर्धन। क्या हो जाएगा, यहाँ भ्रूण संवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पादप है तो पादप के अर्ध विकसित भ्रूण या पूर्ण विकसित भ्रूण का संवर्धन करना। नाम से पता चल रहा है भ्रूण का संवर्धन करना भ्रूण संवर्धन कहलाता है। अब भ्रूण का संवर्धन क्यों करेंगे, कि भ्रूण को बचाने के लिए, कि जो भी आपके विभिन्न परिस्थितियाँ उन विभिन्न परिस्थितियों से भ्रूण को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, भ्रूण का संवर्धन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका 6 नंबर पराग संवर्धन। क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपके यहाँ पे पराग संवर्धन। पराग संवर्धन का मतलब पराग कणों का संवर्धन करना। किसका संवर्धन करना, आपके पराग कणों का संवर्धन करना, वो क्या कहलाता है, आपके पराग संवर्धन कहलाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर आपको ध्यान रखना है, विभज्य उत्तकी संवर्धन। क्या होगा, विभज्य उत्तकी संवर्धन। कि आपके विभज्य उत्तकी संवर्धन क्या होता है, तो ध्यान रखना कि पादप में आपके 3 प्रकार के विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पादप है, ये पादप का ऊपरी भाग है, यहाँ पे शीर्षस्थ भाग। तो यहाँ पे जो आपके विभज्य ऊतक पाया जाता है वो पाया जाता है आपका शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। कौन सा पाया जाता है, शीर्षस्थ। बीच में जो होगा यहाँ पे ध्यान रखना साइड के भागों में वो हो जाएगा यहाँ पे पार्श्वीय, ये हो जाएगा आपका पार्श्वीय। लेकिन जो बीच में यहाँ पे विभज्य ऊतक पाया जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे अंतर्वेशी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अंतर्वेशी हो जाएगा। तो इस शीर्षस्थ भाग या फिर अंतर्वेशी विभज्य ऊतक या फिर पार्श्व विभज्य ऊतक का संवर्धन करना अपने कृत्रिम पोष माध्यम पर, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे विभज्य ऊतक की संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर आपके पूर्ण सशक्ता। क्या हो जाएगी यहाँ पे, पूर्ण सशक्ता, जिसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं यहाँ पे, टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी। देखो टोटीपोटेंसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूर्ण सशक्ता का मतलब क्या है, कि किसी भी पादप कोशिका से, ये मान लो पादप कोशिका, इस पादप कोशिका से पूर्ण पादप के निर्माण की प्रक्रिया, कि इस पादप कोशिका से आपके पूर्ण पादप बनता है, तो इसके जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उससे क्या कहते हैं यहाँ पे पूर्ण सशक्ता या टोटीपोटेंसी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी वाला जो हमारा चैप्टर होगा वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।